हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम। और आज के इस वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो हमारा रिकॉर्डेड मैनर में है। हमारा लाइव सेशन ऑब्वियसली मंडे को सुबह 6 बजे वापस एक बार रहेगा, पर आज का सेशन आपके सामने लाइव मैनर में बिकॉज ऑफ वन इमरजेंसी मैं लाइव नहीं ले पाया। बट हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो वीकली वाले हैं वो तो हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा कि आपके साथ चैट में लाइव रहूं, चैट में आपके साथ डिस्कशन करूं, इसकी पूरी कोशिश रहेगी। बट सेशन को शुरू करते, सेशन को स्टार्ट करते। वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार जल्दी से जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फटाफट एक बार बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। एंड अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो वो भी एक बार जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सब लोग रेडी है? एक बार जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा एंड वी विल स्टार्ट विद द सेशन। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर बात होगी। सेशन थोड़ा छोटा ही रहेगा क्योंकि हम लाइव तरीके से आज नहीं है, बट बाकी सवाल हम आने वाले हमारे सेशंस में जरूर डिस्कस करेंगे और पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो ही जाएगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल पर। हाँ, उसके पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे फॉलो करना मत भूलिएगा। यहां पे आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जी हाँ, आंसर कर दीजिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में यहां पे कुछ पॉइंटर्स डाले गए हैं। तो 3 स्टेटमेंट आपके पास है, कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही है? रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 12 पब्लिक सेक्टर बैंकों के बारे में बड़ा बेहतरीन सा रिपोर्ट डाला था कि फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफी बेहतरीन, काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो उसी के बारे में सवाल है। In the first half of 24-25, public sector banks have shown the growth of 11% over a year. Aggregate business of public sector banks is 236.04 lakh crore rupees. Year over year, the worldwide credit portfolio increased by 12.9%, while the deposit portfolio increased by 9.5%. So, which statements are correct? कौन से statements यहाँ पे correct है? तो दोस्तों, आंसर इसका बेसिकली है कि सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। 11% की ग्रोथ है, हमारा क्रेडिट एज वेल एज डिपॉजिट पोर्टफोलियो दोनों बढ़ गए, पर क्रेडिट थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, डिपॉजिट में अभी भी थोड़ी सी गैप देखने को मिल रही है। और जी हां, जो अमाउंट है टोटल जिससे बैंक ग्रो की है वो भी इंक्रीज है। हमारा जो एनपीए है वो एनपीए डिक्रीज हो गया। तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए कितना कम हुआ है, वो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। देखते हैं आप में से कितने लोग सही आंसर करते हैं। तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। एनुअल रिटेल इन्फ्लेशन रीच टू हाउ मच इन अक्टूबर? अक्टूबर मंथ में इन्फ्लेशन वापस एक बार इंक्रीज हो गया। हमारा जो एक कंफर्ट जोन था, उस कंफर्ट जोन के बाहर हमारा इन्फ्लेशन वापस चला गया। तो दिस इज अवर कंफर्ट जोन बिटवीन 2% टू 6%। और उस कंफर्ट जोन के बाहर इन्फ्लेशन जाने की वजह से वापस एक बार चिंता जताई जा रही है। सो सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसके द्वारा हम ये कैलकुलेट करते हैं, और उनके हिसाब से मंथ ऑफ अक्टूबर में 6.21% इज द इन्फ्लेशन राइट नाउ। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ हमारे पास है। एनएसओ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर काम करता है, जिनके द्वारा सीपीआई कैलकुलेट करते हैं। और सीपीआई में गुड्स और सर्विसेज दोनों की वैल्यूएशन कैलकुलेट की जाती है और मंथली बेसिस पे ये डेटा कैलकुलेट करते हैं, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है रेट्स को चेंज करने के लिए। दिसंबर मंथ में मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट आना है, पर चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं कि शायद रेपो रेट चेंज किया जाए। के एनीवेज विल सी, टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। सो ये था हमारा सीपीआई का इंफॉर्मेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड डायबिटीज डे रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया। इसका इस बार का थीम क्या है? ये सवाल आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से आंसर डाल दीजिएगा। वर्ल्ड डायबिटीज डे का इस बार का थीम क्या है? और किसी को डेट याद होगी तो डेट भी एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। वर्ल्ड डायबिटीज डे का इस बार का थीम जो है वो ब्रेकिंग बैरियर्स एंड ब्रिजिंग गैप्स। इवन हमारी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने भी पूरे देश में अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए थे डायबिटीज के बारे में, थोड़ा सा अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। सो एवरी ईयर 14th ऑफ नवंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं और इस बार की थीम रखी गई थी। अब ये डे हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं? सो सर फ्रेडरिक बैंटिंग, जिन्होंने बेसिकली इंसुलिन के बारे में खोज की थी, इनके साथ चार्ल्स हर्बर्ट भी थे। तो 1922 में इन्होंने इंसुलिन इस कंसेप्ट की खोज की थी, जिसकी वजह से यूजुअली डायबिटीज के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सवाल।
The Commonwealth of Dominica will confirm its highest national award to which of the following world leader? सो कैरेबियन कंट्री है, इस कैरेबियन कंट्री के द्वारा रिसेंटली वर्ल्ड के किस लीडर को उस देश का सबसे बड़ा अवार्ड अनाउंस किया गया है? यह अवार्ड 2021 में इस देश के लीडर ने वैक्सीन इस कंट्री को प्रोवाइड किए थे, वैक्सीन का सप्लाई किया था और इसीलिए इस कंट्री के द्वारा ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। सो आंसर इज ऑफ कोर्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे, इनको इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। एक बार जल्दी से इस कंट्री का कैपिटल और करेंसी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। कैरेबियन कंट्री है, कैरेबियन कम्युनिटी का एक रिसेंटली मीटिंग है जिसके लिए मोदी साहब गयाना इस कंट्री जाने वाले हैं, तो इसी कंट्री में इसी मीटिंग के साइडलाइन में यह अवार्ड मोदी जी को दिया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कैरेबियन कंट्री की बात हो रही है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। सो इंडिया कैरिकॉम का समिट है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था, और इंडिया कैरिकॉम में 15 कंट्रीज आती है, कैरेबियन कम्युनिटी इसे कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म, और 15 कंट्रीज का ये ग्रुप है और इसी ग्रुप के साथ इंडिया का मीटिंग है। 70,000 डोजेस हमने एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के इनको प्रोवाइड किए थे, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड एज द जनजातीय गौरव दिवस इन द मेमोरी ऑफ द फ्रीडम फाइटर, स्पेशली बिरसा मुंडा जी की याद में यह दिवस हम लोग मनाते हैं। 2021 में इस डे का नाम चेंज किया गया था, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इस डे के सेलिब्रेशंस के बारे में सारा ध्यान रखती है। सो आंसर इज वेरी सिंपल, ऑफ कोर्स 15 ऑफ नवंबर की बात करेंगे, बिरसा मुंडा जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी, और इस बार बिहार में फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसी फंक्शन में एक पोस्टल स्टैंप एज वेल एज कॉइन 150 रुपए का जो बिरसा मुंडा जी की याद में रिलीज किया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, 2021 में ये अनाउंसमेंट मोदी जी ने की थी, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द माइंस मिनिस्ट्री साइंड एमओयू विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑपरेट ऑन द टू कोऑपरेट ऑन द क्रिटिकल मिनरल्स। सो माइनिंग मिनिस्ट्री जी किशन रेड्डी साहब के पास आती है, जी किशन रेड्डी साहब के मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इसके साथ एग्रीमेंट साइन किए इंडिया के क्रिटिकल मिनरल्स को लेके। क्रिटिकल मिनरल्स, जो मिनरल्स इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है पर एट द सेम टाइम जिनका सप्लाई कंस्ट्रेंट है, ऐसे मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स हम लोग कहते हैं। और हमारे देश में अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटल 30 क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर बात होती है, 30 क्रिटिकल मिनरल्स है जिसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। अब सवाल ये पूछा गया कि किसके साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया है। सो रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, इनके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टाई अप हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, जी किशन रेड्डी साहब की मिनिस्ट्री है। पर्पस यही है कि क्रिटिकल मिनरल्स के सस्टेनेबिलिटी को लेके, उसके स्ट्रैटेजिक रिसोर्स मैनेजमेंट को लेके हमें मदद मिलेगी, हमें सपोर्ट मिलेगा। इसी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हमने काफी कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट साइन किए, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अर्जेंटीना हो, मेनी अदर अफ्रीकन कंट्रीज जहां से हम इसे इंपोर्ट भी करने वाले हैं। तो 30 मिनरल्स याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Reliance Industries has successfully merged its media assets with the India division of International Media Conglomerate. So इंडिया का जो बिजनेस है इस ग्रुप का, इन्होंने जॉइंट वेंचर में काम करना शुरू कर दिया है रिलायंस के साथ। सो ये बड़ा फेमस न्यूज है, वैसे सबको पता ही होगा। वॉल्ट डिज्नी की बात हो रही है। वॉल्ट डिज्नी का जो इंडिया का बिजनेस है, जैसे डिज्नी हॉटस्टार या बाकी सारे चैनल्स, अब वो रिलायंस के साथ जॉइंट वेंचर में काम करेंगे। इस जॉइंट वेंचर के चेयरमैन के तौर पे नीता अंबानी जी काम करेगी। शी विल बी द चेयरपर्सन ऑफ दिस जॉइंट वेंचर। 11,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिलायंस ने किया हुआ है, और टोटल वैल्यूएशन इस जॉइंट वेंचर का, ये जॉइंट वेंचर है, इसका टोटल वैल्यूएशन 70,352 करोड़ का रहेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट नंबर है हमारी एग्जाम के लिए एज वेल एज इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, jurisdiction of how many police stations in Manipur has been declared disturbed areas by the Ministry of Home Affairs. नॉर्मली डिस्टर्ब एरियाज का मतलब है कि जहां की शांति थोड़ी हिली हुई है, जहां पे शायद वायलेंस का डर है, वायलेंस हो सकता है,
तो वहां पे हम आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कश्मीर में, जम्मू वैली में कई जगहों पे यह एक्ट इंप्लीमेंट किया जाता है। अरुणाचल के अंदर यह एक्ट इंप्लीमेंट किया गया है, जहां पे लगता है कि टेररिज्म हो सकता है, जहां पे लगता है कि थोड़ा वायलेंट एक्टिविटी हो सकती है और पुलिस उसे हैंडल नहीं कर पाएगी, तो वहां पे आर्म फोर्सेस मींस मिलिट्री को वहां बिठा देते, मिलिट्री को वहां पे रख देते, जिसको आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाता है। तो रिसेंटली मणिपुर के कितने पुलिस स्टेशंस के एरियाज में इसे इंप्लीमेंट करने की बात की है। सो टोटल 6 पुलिस स्टेशंस के एरियाज है, जुरिस्डिक्शन से, जहां पे डिस्टर्ब कहा गया है, और उस डिस्टर्ब एरियाज में अभी जो एक्ट इंप्लीमेंट होगा जिसका नाम है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, अफ्स्पा कहते हैं। 1958 में इस एक्ट को बनाया गया था, स्पेशली उन एरियाज में जहां पे शायद लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बड़ा खराब है, जहां पे टेररिज्म का डर हो सकता है, या जहां पे थोड़ी सी वायलेंट एक्टिविटीज बढ़ सकती है जो पुलिस से हैंडल करना डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसका अनाउंसमेंट किया, अब इस एरियाज में आर्म फोर्सेस काम करना शुरू कर देगी। इको फ्रेंडली बायोडिराइव्ड फोम has been developed by which of the following? बेसिकली फोम, कई बार फोम यूज करते हैं मैटर्स को स्टिक करने के लिए या बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पस में। प्लास्टिक फोम कई बार यूज होता है, और जो प्लास्टिक फोम है वो प्लास्टिक फोम हम उसे डिसइंटीग्रेट भी नहीं कर पाएंगे। कई बार डेकोरेशंस के टाइम पे भी ये प्लास्टिक फोम यूज होता है, कि आपने देखा होगा फोम की शीट्स होती है, कई बार उसके ऊपर बैन लगता है बिकॉज वो प्लास्टिक से बनता है। तो इसीलिए बायोडिग्रेडेबल या बायोडिराइव्ड फोम क्रिएट किया गया, एंड दिस वाज क्रिएटेड बाय आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईएससी बेंगलुरु ने इसको रिसेंटली क्रिएट किया। इट विल सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स, काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इंडस्ट्रियल फोम होगा या फिर बाकी किसी भी और चीजों में, कंस्ट्रक्शन साइट्स में, डेकोरेशंस में जो भी यूज होता है, वहां पे काफी हेल्प मिलेगी इस बायोडिराइव्ड या बायोडिग्रेडेबल फोम की वजह से। Which of the following countries have signed an energy system integration agreement? Recently किन कंट्रीज ने एनर्जी सिस्टम इंटीग्रेशन एग्रीमेंट साइन किया? अब ये जो एग्रीमेंट है ये COP29 के इर्द गिर्द साइन किया गया, जो अजरबैजान बाकू में चल रहा है। सो एनर्जी के एंगल में यह एग्रीमेंट साइन हुआ है COP29 के टाइम पे। सो डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी ज्यादा कुछ है नहीं, इंडिया इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं है, तो क्वेश्चन पूछने के चांसेस एग्जाम में थोड़े से कम बन जाते हैं। तो अजरबैजान की कैपिटल बाकू, जहां पे COP29 को ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। जी हाँ, हु बिकम द इंडिया सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन मेंस T20? अभी रिसेंटली इंडिया साउथ अफ्रीका का सीरीज चल रहा था, इंडिया वन द मैच। फाइनल मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था, 200s इंडिया को देखने को मिली, पर इसी टाइम पे इंडिया के एक बॉलर ने एक और बढ़िया रिकॉर्ड बनाया हुआ है, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर। सबसे ज्यादा विकेट टेकर T20 में युजवेंद्र चहल है। अब उनके बाद सेकंड नंबर पे सिर्फ एक ही विकेट का डिफरेंस है, सेकंड नंबर पे आ रहे अर्शदीप सिंह। सो इंडिया के फास्टर बॉलर है, एंड ही इज एट द सेकंड नंबर द लाइक हाईएस्ट विकेट टेकिंग अगर बॉलर की बात करें। सो बुमराह जैसे बड़े बॉलर को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। सो नाउ बस युजवेंद्र चहल है जिनसे केवल एक विकेट की दूरी पे फिलहाल अर्शदीप सिंह साहब है। छोटा सा न्यूज है क्रिकेट से ओरिएंटेड, पर कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है तो पता होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, जिसको इंडोनेशिया में रिसेंटली कंडक्ट किया गया, इसका कौन सा एडिशन था? ये सवाल आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, इसका कौन सा एडिशन है जो रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया। गरुड़ शक्ति विद इंडोनेशिया हम कंडक्ट करते हैं, तो फटाफट एक बार आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9th एडिशन। इसका 9th एडिशन था जो रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया। सो वेरी गुड, आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि हमें ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने कम टाइम के अंदर। वी जस्ट हैव 20-25 मिनट्स विद अस। ओके, सो जल्दी फटाफट आंसर कर दीजिएगा। Who has been appointed as a US President-elect Donald Trump to co-lead the newly created Department of Government Efficiency on November 12? यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है, पर कोई बात नहीं, आंसर तो हमारा इस ऑप्शंस में छुपा हुआ है। सो नया डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का नाम है गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट। सो गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, जिनके खर्चे कितने हैं, कैसे काम करना है, कितने एफिशिएंटली वर्क करना है, इसके लिए डिपार्टमेंट किया गया, जिस डिपार्टमेंट को 2 लोग लीड करेंगे। एक इंडियन ओरिजिन है विवेक रामास्वामी, और एक बड़े फेमस बिजनेसमैन है इलॉन मस्क। सो दिस 2 पीपल आर गोइंग टू लीड दिस डिपार्टमेंट। तो यहां पे क्वेश्चन तो बनेंगे।
अभी रिसेंटली हम बात करते हैं तुलसी गबार्ड, ये भी एक इंडियन ओरिजिन एक मेंबर ऑफ कांग्रेस है, इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिनको नेशनल इंटेलिजेंस का हेड बनाया गया है। तो ये भी फैक्टर मैंने आपके साथ शायद शॉर्ट्स में डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाएंगे। समांथा हार्वी वन द बुकर प्राइज फॉर हर विच नॉवेल। बुकर प्राइज वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइज जिसे मानते हैं, और ये इंग्लिश लैंग्वेज के नॉवेल के लिए दिया जाता है। एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी होता है, आप अपनी दूसरी भाषा में लैंग्वेज नॉवेल लिख के उसे जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तब आपको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाएगा। ये ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये अवार्ड होता है, यूके के द्वारा अवार्ड दिया जाता है, और इस बार ब्रिटेन की समांथा हार्वी को यह अवार्ड दिया गया। उनकी ऑर्बिटल नाम की एक बुक है, इस बुक के लिए। जी हां, सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल की तरफ जाएंगे। Who become the new prime minister of Mauritius? Now, Mauritius is a very important country for India, no doubt about that, because FDI प्रोवाइड करने में ये सेकंड नंबर पे आता है अगर इंडिया की बात की जाए। सबसे ज्यादा FDI सिंगापुर से आता है, सेकंड नंबर पे मॉरिशस आती है। तो मॉरिशस के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम यहां पूछा गया। रिसेंटली यहां पे इलेक्शंस हुए। अफ्रीकन कंट्री है, छोटी सी आइलैंड कंट्री है माडागास्कर के पास, और इस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नवीन राम गुलाम साहब बने हैं। नवीन राम गुलाम साहब इसके पहले 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके, अभी तक लीडर ऑफ अपोजिशन थे, अब वापस एक बार पीएम बन गए। इनका थर्ड टर्म है। इनको प्रवासी भारतीय सम्मान के द्वारा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके पहले नवाजा हुआ है। सो काइंड ऑफ हैविंग अ गुड रिलेशन विथ इंडिया। नाउ नेक्स्ट, between which countries ocean dialogue is being held on 14th of November? स्पेशली इंडियन ओशन डायलॉग। एक्चुअली क्वेश्चन में इंडियन ओशन ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी था। तो इंडियन ओशन के सराउंडिंग एक डायलॉग ऑर्गेनाइज किया गया 2 कंट्रीज के बीच में। ऑलरेडी इंडियन ओशन में ये कंट्री बड़ा बेहतरीन सा काम करती है, नाम है इंडिया सागर नाम की हमारी पॉलिसी है, और यूएस के साथ अभी रिसेंटली हमारे डायलॉग हुए। सो इंडिया यूएस इंडियन ओशन रीजन के लिए ये डिस्कशन हुए। इंडियन ओशन रीजन में सेफ्टी, सिक्योरिटी और बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए यूएसए ने ये इंडिया के साथ ऑर्गेनाइज किया। बिकॉज इंडियन ओशन में जो भी छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज है उनके साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन है। महासागर लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एक बार महासागर का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। सागर तो हमें पता है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके बस सामने महा लगा देना है, जिसका मीटिंग रिसेंटली इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। विच एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर स्टार्टेड ऑन 14th of November एट भारत मंडपम? ऑलमोस्ट सारे मिनिस्ट्री, सारे डिपार्टमेंट्स ने इस ट्रेड फेयर में अपने सेंटर्स लगाए हुए हैं, अपने वहां पे पेवेलियन में अपने काउंटर्स लगाए हुए हैं। सो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर काफी बड़े पैमाने में ऑर्गेनाइज किया गया है। 14th of November चिल्ड्रंस डे के दिन से इसकी शुरुआत की है, और इसे ऑर्गेनाइज ये 43rd है, और इसे भारत मंडपम फेवरेट प्लेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ऑलमोस्ट सारी चीजें आजकल भारत मंडपम में होती है जो बड़े लेवल पे होती है, तो इसे भी वहीं पे ऑर्गेनाइज किया गया है। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। वर्ल्ड बिलियर्ड टाइटल रिसेंटली किसके द्वारा जीता गया? खेल रत्न अवार्ड से इनको नवाजा गया, पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्ड से इनको नवाजा गया है। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बिलियर्ड चैंपियनशिप जीतने वाले प्लेयर है, इंडिया से बिलोंग करते हैं, और जी हां, नाम है पंकज अडवाणी साहब। तो पंकज अडवाणी साहब को वापस एक बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल मिला हुआ है। याद रखना, पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे दोनों बड़े अवार्ड्स, खेल रत्न अवार्ड तो पहले ही मिल गया था। सो वेरी वेल नोन प्लेयर। स्नूकर बिलियर्ड्स की बात करेंगे तो इनको हराना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट बन जाता है। जी हां, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। यहां पे बात की गई है न्यू वाटर एक्ट के नोटिफाइड रूल्स को लेके, जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लाए हुए हैं। इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत हमारी वैसे हुई थी, तो एक बार देख लेते कितने लोग आंसर कर सकते हैं। द न्यू रूल्स वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन, manner of holding inquiry and imposition of penalty rules 2024 have been notified. The new rules have been notified for holding inquiries and imposing penalties for violation of the Water Prevention and Control Pollution Act. So answer of this question is of course both. बोथ यहां पे आंसर है, 1 और 2 यहां पे आपका आंसर रहेगा इस सवाल का, कि दोनों के दोनों पॉइंटर सही है। एक बार मंडे को मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करूंगा। वैसे बैंकिंग में ये सवाल पूछने के चांसेस थोड़े कम है,
बट यू नेवर नो, आजकल बैंकिंग इंश्योरेंस के एग्जाम्स में जीए में काफी सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं। तो सरप्राइजेस के लिए हम थोड़ा सा मंडे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे लाइव सेशन में। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। आखिरी के 5 सवाल कवर करते, लास्ट के 5 क्वेश्चंस कवर करते। Public Service Broadcasting Day is observed on which date commemorate the Mahatma Gandhi's only visit to the studio of All India Radio? आफ्टर इंडिपेंडेंस बेसिकली गांधी जी को जो रेफ्यूजी कैंप है वहां विजिट करना था, बट ड्यू टू सम रीजन ही वाज नॉट एबल टू, सो दैट्स व्हाई टू गाइड दोस पीपल, टू एड्रेस दोस पीपल, ही वेंट टू ऑल इंडिया रेडियो फॉर द ओनली वन टाइम इन हिज लाइफ टाइम। सो उस डे को हम लोग बेसिकली पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं, और ये 12 नवंबर को होता है। सो गांधी जी का विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो 12 ऑफ नवंबर 1947 की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि he wanted to visit a refugee camp in Kurukshetra but was not able to due to some reasons, and that's why he visited All India Radio and he addressed to the people, to the country, and it was the only one address of Mahatma Gandhi through All India Radio studio basically. Okay, 25th South Asian Telecommunication Regulators Council Conference was held in. Telecommunication की बात होती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब की मिनिस्ट्री की बात होती है। साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल की बात हो रही है। इसे एग्जैक्टली कहां पे ऑर्गेनाइज, सो न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। दैट इज इजी क्वेश्चन फॉर अस। आगे बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। बाय नवंबर 10 नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैज इंक्रीज बाय 15.4% टू, के अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन देश का बढ़ गया है। 10 नवंबर तक कितना नंबर है? हमारा 9 बजे का सेशन जो होता है वहां पे इसके बारे में मैंने बातचीत की थी, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो एक बार आंसर कर दीजिएगा। आंसर इज 12.1 लाख करोड़, विच इज वेरी गुड। और अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ता है तो गुड न्यूज होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए फिर फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए काफी अच्छा होगा। देखिए, हेल्दी टैक्स कलेक्शन रेट एड्स द गवर्नमेंट इन रीचिंग द एनुअल फिस्कल डेफिसिट टारगेट। दैट्स व्हाई इट्स रियली वेरी गुड न्यूज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, जिसको रिसेंटली टेस्ट किया गया, इसके बारे में एक बार बता दीजिएगा कि भाई इसे और क्या नाम दिया गया है। इसका एक और नाम है जो हमने न्यूज़पेपर के आर्टिकल के थ्रू डिस्कस किया था, तो वो नाम एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। जब इसका पहला टेस्टिंग हुआ, और पहला टेस्टिंग ऑब्वियसली चंदीपुर का जो हमारा सेंटर है वहीं पे हुआ, और डीआरडीओ ने इसे क्रिएट किया है बेंगलुरु के उनके सेंटर में। सो आंसर इज बोथ 1 and 2 फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो गाइज आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल के ऊपर बात करते हैं, इसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। गवर्नमेंट अप्रूव द फर्स्ट एवर विमेन बटालियन फॉर, पहला एवर विमेन बटालियन रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया। तो कौन सी फोर्स के लिए ये विमेन बटालियन काम करेगा? नियर अबाउट 1400 के आसपास महिलाएं, हमारी विमेन ऑफिसर्स इस बटालियन के अंदर काम करेगी। सो 1400 के आसपास रहेगी। सो सीआईएसएफ की बात हो रही है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल साहब का नाम कमेंट सेक्शन में जल्दी से डाल दीजिएगा कि सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है, एक बार उनका नाम डालना मत भूलिएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, PM Modi launches AIIMS Darbhanga worth more than 1260 crore. This will be which numbers AIIMS in Bihar? बिहार के कौन से नंबर का ये एम्स रहेगा? रिसेंटली प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत हमने इस एम्स कॉलेज का अनाउंसमेंट किया, तो ये बिहार का दूसरे नंबर का एम्स रहेगा। एक ऑलरेडी पटना के अंदर अनाउंस किया गया है, और ये सेकंड एम्स है जो दरभंगा के अंदर अभी क्रिएट किया जाएगा, और ये अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली की है। तो जी हाँ, ये कुछ क्वेश्चन थे, और भी सवाल है जिनको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा हमारे पीडीएफ के फॉर्म में। तो यस गाइज, कल सुबह 6 बजे आपसे मुलाकात होगी लाइव सेशन में, जहां पे करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, और कुछ सवाल और वो जो वाटर पोल्यूशन वाला न्यूज था उसके ऊपर भी एक बार बात करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बाय।